अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अनवर आपका फ़िज़िक्स टीचर फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 6 के आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है ना वो समझेंगे। पहले न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट लिखी हुई है, ए गैस ऑक्यूपाइज 6 लीटर ऑफ वॉल्यूम। एक गैस है, उसका 6 लीटर वॉल्यूम है। यहाँ से मुझे एक बात समझ आई कि ये जो लीटर है ये वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है। ए गैस ऑक्यूपाइज 6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट ए प्रेशर ऑफ 12 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ही लिखा जाता है, प्रेशर का यूनिट है। तो यहाँ पे ये जो 12 एटमॉस्फेयर है, दिस इज द प्रेशर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए गैस। वॉल्यूम उसी गैस का, वॉल्यूम ऑफ ये वाला इधर से ख़त्म कर देते हैं। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस, वो जो गैस है उसका वॉल्यूम कितना होगा इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 2 एटमॉस्फेयर। अगर उसका प्रेशर जो है वो जितना पहले था उससे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने जो है वो इंक्रीज कर दिया है। Assuming that temperature remain constant, इस सारे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। दो बातें यहाँ से आपने कंसेप्ट के लिए जहन में रख लें। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, हम ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम दे देते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रहे हम कहते हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। और इसमें प्रेशर और वॉल्यूम इसके आपस में रिलेशन हमने देखना है। और ये जो बनता है यहाँ पे ये बॉयल्स लॉ बनता है। चलें क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन के शुरू में सबसे पहले उसने जो है वो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे जो इसने दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ गैस, इसको आप V1 कर दें। दिस इज 6 लीटर, ठीक है। उस वक्त जो उसका प्रेशर है वो कितना है, प्रेशर ऑफ गैस जो है ये कितना है, ये दिस इज P1 और ये है 12 एटमॉस्फेरिक। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस, कितना वॉल्यूम होगा, हमने वॉल्यूम ऑफ गैस जो है ये मालूम करना है V2। और इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 2 एटमॉस्फेयर, इतना प्रेशर बढ़ा है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा है, तो हम ये एक तरह से इनिशियल प्रेशर है और ये वाला प्रेशर जो है ये फाइनल बन जाएगा। प्रेशर ऑफ गैस P2 जो है ये उसने कहा 2 इंक्रीज हुआ है, तो वो 12 प्लस 2 जो है ये हम लिखेंगे P2 इज इक्वल टू 14 एटमॉस्फेरिक। ये हमारे पास इसका प्रेशर है जो दिया हुआ है, ठीक है। हमने मालूम करना है उस वक्त इसका वॉल्यूम। और इस प्रोसेस में याद रखना है, उसने कहा हुआ है कि टेम्परेचर जो है ना ये कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बॉयल्स लॉ। यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर P1 V1 जो है ये बराबर होता है P2 V2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। P1 जो है ये 12 है, V1 जो है ये 6 है, इज इक्वल टू, अगर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से करना चाहते हैं ना, वैसे तो इससे सही आंसर आएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर इसको हम इस तरह से लिखें 12 एटमॉस्फेरिक मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो है वो 6 लीटर है, इज इक्वल टू P2 जो प्रेशर दिया हुआ है दैट इज 14 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वॉल्यूम जो V2 है ये हमने मालूम करना है। ये वाला 14 इधर डिवाइड में ले आए तो V2 जो है वो कितना बचेगा, 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय 6 लीटर ओवर 14 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो ये टर्म है इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे हम इस पे कैलकुलेटर लगाएंगे, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 14 पे डिवाइड करें, कैलकुलेटर यूज करें, तो ये आ जाएगा V2 इज इक्वल टू, पहले जो कट होता है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 लिख दें, यहाँ पे 7, तो 12 3 36 डिवाइडेड बाय 7 और ये जो यूनिट है वो लीटर का आएगा। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आंसर आ रहा है, V2 इज इक्वल टू 5.14 लीटर। ये हमारे पास जो है वो इसका फाइनल वॉल्यूम है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा 6 से, प्रेशर 12 से 14 हुआ, वॉल्यूम जो है वो कम हो गया 6 से 5.14।
यहाँ पे हमारा पहला न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। जी तो बेटा दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें। इन ए वैक्यूम चैम्बर, एक वैक्यूम चैम्बर है। वैक्यूम चैम्बर वो वाला एक चैम्बर है जिससे हम वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं। वैक्यूम का जो हमारे आम जहन में कंसेप्ट होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम जो है वो प्रेशर को ज़ीरो कर दें। वैक्यूम मीन नो गैस, या ये कह दें कि वैक्यूम का मतलब जहाँ पे प्रेशर मौजूद ही नहीं है। लेकिन जो वैसे फिज़िक्स में जो हमारा कंसेप्ट है उसके अगेंस्ट जो वैक्यूम का मतलब है प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हम ये कहें कि वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट करना है, इसका मतलब ये होता है कि हमने वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करना है दैट इज़ लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एक वैक्यूम चैम्बर है विच इज़ कनेक्टेड टू ए क्रायोजेनिक पंप। एक पंप के साथ जो है वो इसको अटैच किया हुआ है। प्रेशर एज लो एज 1 नैनो पास्कल, उससे हम जो है ना वो इतना प्रेशर प्रोड्यूस करना चाहते हैं दैट इज़ 1 नैनो पास्कल। प्रेशर कितना दिया हुआ है, ये जो है वो प्रेशर ये है P इज इक्वल टू 1 नैनो पास्कल। इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर -9 पास्कल इज बीइंग अटेन्ड। ये जो है वो हमने अटेंड किया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन 1 मीटर क्यूब वेसल। हम ये देखना चाहते हैं कि उसके अंदर कितने मालिक्यूल बनते हैं। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स n, n जो है ये हमने मालूम करना है। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बताने हो तो हमने कैपिटल n में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब एट दिस प्रेशर एंड, ये वाला प्रेशर जो ऊपर दिया हुआ है, एंड टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, T जो है वो है 300 केल्विन। यहाँ पे उसने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कहे हैं। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन थोड़ी सी आप रिवाइज करें। आपने आइडियल गैस इक्वेशन के लिए एक फार्मूला है पढ़ा है, PV इज इक्वल टू nRT। एक फार्मूला आपने पढ़ा था PV इज इक्वल टू nKT। ये वाला फार्मूला उस वक्त अप्लाई होगा जब नंबर ऑफ मोल्स के साथ आपकी डिस्कशन चल रही है। देखें स्मॉल n जो है दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और ये जो कैपिटल N है ये है टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि उसने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की डिस्कशन की है इस वजह से नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हमने कैपिटल N कैलकुलेट करना है। इस वजह से ये वाला जो फार्मूला है PV इज इक्वल टू nKT, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन के को ही लिया जाता है, लेकिन ये नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की टर्म में है, वो ऊपर वाला नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में है। तो ये वाला फार्मूला हम इसको यूटिलाइज करेंगे। फार्मूला जो है वो क्या है, वो है PV इज इक्वल टू nKT। इसमें K क्या चीज़ है, K ये वाला K, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये जो K है ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपने याद रखनी है 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर -23। ये चूंकि हमें हमारे काम की नहीं है इस वक्त इक्वेशन, इस वजह से मैंने वो रेज कर दी। 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर -23 जूल पर केल्विन। ये हमारे पास जो है वो इसका यूनिट भी याद रखना है, इसकी वैल्यू भी याद रखनी है, और ये MCQs के लिए भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला, इसमें से हमने ये वाला n मालूम करना है, इसको अलग कर लें। n इज इक्वल टू PV ओवर n, इधर लिख दिया, PV ओवर K और T, ये हमारे पास जो है वो फार्मूला बना। इसमें वैल्यूज पुट करें तो कैपिटल N आएगा। P कितना है, P है प्रेशर जो दिया हुआ है वो है 1 नैनो पास्कल, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ पावर -9, और वॉल्यूम कितना है, ये 1 है, ओवर K कितना है 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ पावर -23 जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर जो है वो कितना है 300 केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास, इससे अब नंबर ऑफ मालिक्यूल्स जब हमने लेने हैं तो वो कितने बनेंगे, n इज इक्वल टू, इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो कैलकुलेटर लगाने पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो बनेगा 2.41 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 11
मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी है, थोड़ा सा समझ के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ए गैस अंडरगोज ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर इट एब्जॉर्ब्स 500 जूल ऑफ हीट। एक सिस्टम है, इस तरह समझ ले जैसे ये एक सिस्टम हो, इसके ऊपर ये एक पिस्टन है, इसके अंदर एक गैस है और आप इस सिस्टम को नीचे से हीट दे रहे हैं कितनी, 500 जूल। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे हीट इनपुट, जो हमने उसको हीट दी कितनी है, दैट इज 500 जूल ऑफ हीट एनर्जी एंड परफॉर्म्स 300 जूल वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। यानी इसकी वजह से पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, उसकी वजह से अंदर प्रेशर बढ़ा और इसने ये पिस्टन जो है इसको अपवर्ड मूव करवा दिया। पिस्टन जब अपवर्ड मूव हुआ तो यहाँ तक चला गया। तो ये जो सिचुएशन बनती है दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, जिसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि वर्क डन कितना है। जो वर्क डन है इसमें W किसके बराबर है, W बराबर ये है 300 जूल। वर्क ऑन इट्स राउंड, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमने जो चीज मालूम करनी है वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हमने मालूम करनी। डेल्टा U ये मालूम करना। थर्मोडायनेमिक वाले फार्मूले से ये निकलता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस W। ये वाला इसका फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा U जो है हीट कितनी आपने दी, दैट इज 500 माइनस वर्क कितना हुआ 300, तो ये इसमें से माइनस कर दे तो जो बाकी है वो इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो है 200 जूल। इतनी इंटरनल एनर्जी जो है वो इसकी चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट दी हुई है, एक कार्नट इंजन है इज ऑपरेटिंग बिटवीन ए हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है HTR से, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जिससे हम उसको हीट देते हैं। एक ये फर्ज किया ये कोई इंजन है, इधर वाली साइड से हम जो है वो इसको हीट दे रहे हैं, यहाँ से जहाँ से हीट जा रही है वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जिधर से हीट जा रही है इंजन को, ठीक है। और इसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो वर्क हो जाता है, इधर वाली साइड पे वर्क हो रहा है और बाकी जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो है इसमें चली जाएगी हीट। अब जो यहाँ पे इसमें सिचुएशन दी हुई है वो ये कि कार्नट इंजन जो है वो ऑपरेट करता है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, का जो टेम्परेचर है वो है 600 केल्विन। यानी जो हम इसको हल करना शुरू करेंगे तो जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का जो टेम्परेचर T1 कर दें, ये है 600 केल्विन। और जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है T2 वो कितना है, एंड ए लो टेम्परेचर रिजर्वायर एट 300 केल्विन, वो बनता है 300 केल्विन। ये इसका टेम्परेचर है। क्या मालूम करना है, पहले नंबर पे जो चीज हमने मालूम करनी है वो क्या है, वो है मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। हमने मालूम करनी है इसकी एफिशिएंसी, एक तो ये मालूम करनी है और जो है ना वो दूसरा उसमें अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट इफ द इंजन एब्जॉर्ब्स 500 जूल। अगर ये वाला इंजन 500 जूल हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, कितना वर्क किया है ये हमने मालूम करना है। हम इसकी पहले एफिशिएंसी मालूम करते हैं। एफिशिएंसी मालूम करने के लिए इधर वाली साइड पे आ जाएं तो जो एफिशिएंसी है इसका क्या फार्मूला है, एफिशिएंसी का फार्मूला है 1 माइनस T2 ओवर T1 इंटू 100%। ये इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी परसेंटेज में। अब इसमें जो एफिशिएंसी बनेगी वो कितनी है, इसके लिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 जो है ये कितना है 300 डिवाइडेड बाय T1 कितना है ये 600 इंटू 100%। अब ये जो कट हो रहा है ये 1 और ये 2, तो एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस 1 ओवर 2 इंटू 100%।
तो इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 2 2 1 2 माइनस 1 इंटू 100%। तो जो एफिशिएंसी आ गई ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये बनती है 50%। इसका मतलब ये जो इंजन हमने अभी डिस्कस किया है इसकी एफिशिएंसी जो है ना वो 50% है। देख के भी आपको जुबानी समझ आ जाती है कि 600 केल्विन आप इसको जो है वो उसका हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है और लो वाले का जो है वो 300 है, तो टेम्परेचर उसका हाफ हो गया। आधी एनर्जी जो है ना वो वर्क डन में इस्तेमाल हो रही है, आधी डेसिपेट हो रही है। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी जो है वो 50% है। इसके बाद जो दूसरी बात उसने कही हुई थी वो क्या कही थी, जो मालूम करनी थी हमने, वो इसने कहा हुआ है, क्या मालूम करना है, द अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट, कितना वर्क हुआ है। उसने कहा है आप बताएं कितना वर्क हुआ है, कब, जब जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है वो 500 जूल हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करे। वो जो हीट बनेगी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की हीट एट हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, इसको हम Q1 कहेंगे और ये है 500 जूल। ठीक है, फार्मूला एफिशिएंसी का एक और तरह से भी लिखा जाता है। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट हीट। ये भी इसका फार्मूला है एफिशिएंसी का। ठीक है, मतलब आप वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट हीट, क्लास 9 में ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि एफिशिएंसी का फार्मूला है वर्क डन ओवर इनपुट हीट। एफिशिएंसी कितनी है, ये है 50%। 50% इज इक्वल टू वर्क डन कितना है, ये हमने मालूम करना है, वर्क ओवर इनपुट हीट कितनी है, ये हमारे पास जो है वो 500 जूल, ये आ गया 500। अब ये जो 50% लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है 50/100। परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 500 इधर ले जाएं, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जो रकमें कट होती हैं वो कट कर दें, ये 2 0 इन 2 0 से कट हो रही हैं, तो ये आ जाएगा इधर वाली साइड पे वर्क। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई, 5 5 25, 250 जूल जो है वो यहाँ पे वर्क होगा। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इससे आगे जो है वो 5th न्यूमेरिकल पे चलते हैं। 5वें न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ए रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट 1200 जूल ऑफ हीट फ्रॉम इट्स इंटीरियर। रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, ये कोई भी मोटर इंजन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट निकालता है और हाई टेम्परेचर में फेंकता है। ठीक है, जब भी कभी हीट हाई से लो की तरफ जाएगी ना तो वो खुद ही जाएगी, और जब कभी जो है वो लो से हाई की तरफ जानी है तो फिर उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर इस वजह से वर्क करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये क्या कहता है, ए रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट 1200 जूल ऑफ हीट फ्रॉम इट्स इंटीरियर, यानी लो टेम्परेचर रिजर्वायर से कितनी हीट निकालता है, ये वाला बनेगा हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ये उसका इंटीरियर होता है ना, इसको हम QL से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कितना, 1200 जूल ऑफ हीट एंड रिलीज 1800 जूल ऑफ हीट टू द सराउंडिंग्स। और जो हीट रिलीज्ड है वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की वो QH बन जाएगा। वो कितना है, वो है 1800 जूल। उसने कहा वर्क इनपुट रिक्वायर फॉर साइकिल, हर साइकिल के लिए आपको कितना वर्क चाहिए। अब वो वर्क नहीं कर रहा, अब हमें वर्क करना पड़ेगा क्योंकि हीट आपने लो से हाई की तरफ लेके जानी है। इस वजह से जो पहली सिचुएशन उसने दी हुई है वो क्या है, क्या मालूम करना है, जो पहला आपने मालूम करना है वो है, हमने यहाँ पे लिखना है वर्क रिक्वायर्ड, ये हमने मालूम करना है। ठीक है, वर्क के लिए सिंपल फार्मूला है W इज इक्वल टू जितनी हीट आपने हाई पे भेजनी है, Q जो हाई पे भेजी जाएगी माइनस जो लो से निकाली जाएगी। तो कितना वर्क करना पड़ा, तो ये आ जाएगा 1800 माइनस 1200, तो ये आ जाएगा 600 जूल। ये इसका आंसर है। दूसरी क्या चीज आपने मालूम करनी है, दूसरा मालूम करना है
कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, ये हमने मालूम करना है, COP। इसका क्या फार्मूला है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला होता है Q, जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से जो है वो हमने निकाला है, ओवर कितना हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ा। तो लो टेम्परेचर से आपने इतनी हीट निकाली है, वो है 1200, ये आ गया 1200, ओवर आपने वर्क कितना किया है, वो है 600 जूल। तो इससे COP जो है वो आ जाएगा 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 पे चलते हैं। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, कितनी एंट्रोपी चेंज हो रही है व्हेन 1 मोल ऑफ आइस, जब आइस का 1 मोल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट किया जाए टू फॉर्म लिक्विड वाटर, आइस को कन्वर्ट करना है वाटर में एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे। और आगे जो है ना वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, ये वाली जो वैल्यू दी हुई है ये 1 मोल के लिए है, यानी 1 मोल आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। जब हम ये जो गिवन है ना ये डाटा लिखेंगे तो हमें क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर जो इसने दिया हुआ है वो है T = 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप इसको केल्विन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 273 केल्विन। और ये जो दिया हुआ है ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, N, ये कितना है 1। इंट्रोपी चेंज के लिए क्या फार्मूला है, देखें, जो हीट उसको देनी पड़ेगी हमें Q, वो बनेगी कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के साथ, तो ये हमारे पास उसकी हीट है। इस वाली हीट से हमने मालूम करनी है इंट्रोपी, इंट्रोपी हमने मालूम करनी है, ठीक है। इसके लिए इंट्रोपी मालूम करनी है, उसका क्या फार्मूला है, इंट्रोपी का फार्मूला होता है Q/T, और Q कितना है वो है NHF, और डिवाइडेड बाय T कितना है वो वैसे ही इसमें वैल्यूज पुट कर दें। N कितना है 1, HF कितना है वो ये वाला है 6.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ओवर टेम्परेचर कितना है 273। इस पे कैलकुलेटर जो है वो लगाएं तो हमारे पास बेसिकली ये चेंज इन इंट्रोपी है, चेंज इन इंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी जो है वो कितनी आएगी, इसको इस पे डिवाइड करें तो तकरीबन 22 हीट का यूनिट जोल, टेम्परेचर का केल्विन, जोल पर केल्विन, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ए गैस ऑक्यूपाइज 400 मिलीलीटर, ये जो चीज दी हुई है ये वॉल्यूम है, उसने जो चीज हमें दी हुई है वो है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस, ये कितना है V1 कर दें 400 मिलीलीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर T1 जो है ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाई, कितना वॉल्यूम बनेगा, ये है वॉल्यूम ऑफ गैस V2, ये हमने मालूम करना है। और टेम्परेचर जो है वो दिया हुआ है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया T2, वो बन गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये वाला जो टेम्परेचर है इसको केल्विन में बदलेंगे। जब भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है केल्विन में चेंज करें। अब ये जो 20 है ये बनेगा 20 + 273, तो बन गया 293 केल्विन। और ये वाला जो है ये बनेगा 80 + 273, तो ये बन जाएगा 353 केल्विन। तो दो टेम्परेचर हमारे पास हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अब इससे हम जो है वो हम मालूम करेंगे V2, चार्ल्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। वो क्या था, V1/T1, V1/T1 = V2/T2। ये वाला T2 दूसरी साइड पे ले जाएं
तो V2 बनेगा T2 ओवर T1 मल्टीप्लाइड बाय V1। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, यहीं पे पुट कर देते हैं। T2 कितना है, वो ये वाला है 353 ओवर T1 कितना है, वो 293 है, मल्टीप्लाइड बाय V1 कितना है, वो 400 मिलीलीटर। इस पे कैलकुलेटर लगाएं, 353 को 400 से मल्टीप्लाई करें और 293 पे डिवाइड कर दें। आपके पास जो इसका वॉल्यूम है वो कितना आएगा, ये बनेगा 482 मिलीलीटर। ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 7 कंप्लीट हुआ। 8वां न्यूमेरिकल देखें, ए गैस हैज ए प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। ये उसका ना प्रेशर बताया हुआ है। एक गैस है, उसका जो प्रेशर है P1, ये है 2 एट 300 केल्विन, और जिस वक्त इसका जो टेम्परेचर था वो था 300 केल्विन। व्हाट प्रेशर विल इट हैव, उसका प्रेशर कितना बनेगा P2 जबकि टेम्परेचर 450 केल्विन है। टेम्परेचर T2 जो है वो है 450 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये आइजक लॉ है कि प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइजक लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो बनता है P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। ये आइजक लॉ है, ठीक है। इसमें से हमने मालूम क्या करना है, P2, ये T2 इधर ले जाएं तो P2 जो है ये आ जाएगा T2 ओवर T1 मल्टीप्लाइड बाय P1। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो P2 आएगा, T2 कितना है 450, T1 कितना है 300 और P1 कितना है, ये है 2 एटमॉस्फेयर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 आर 15 2 आर 15 3 आर 2 1 आर, तो जो प्रेशर है वो हमारे पास बनेगा 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारा न्यूमेरिकल था। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, थोड़ी सी मेहनत करें न्यूमेरिकल जो है वो आसानी से हो जाएंगे।